नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 के लिए तो हमारा जहाँ तक हमने ग्रामर विभाग देखा था वहाँ से हमारा अब आगे का जो प्रश्न है वह हम देखेंगे। वह है निम्नलिखित कहावतों को अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मतलब हमें कहावत जो दी गई है उनका हमें अर्थ लिखना है, मतलब मीनिंग, और उसका हमें वाक्य बनाना है और जैसे कि सेंटेंस बनाना है। तो पहला है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो इस कहावत का यह अर्थ है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यह इसका अर्थ होगा। हम अब इसका वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य इस प्रकार है, उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वे सारे कैसे हैं, अधिकारी जो हैं, कर्मचारी के साथ साथ जो अधिकारी जो हैं, जो कर्मचारी विभाग में अधिकारी जो उच्च पद पर विराजमान हैं वे कैसे हैं, भ्रष्ट हैं। मतलब वहाँ पर लाज और वहाँ पर भ्रष्टाचार चलता है। इसीलिए चारों तरफ क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा, सब तंत्र जो है एक जैसा ही है। ठीक है, दूसरा देखेंगे हम आगे का। मार के पीछे भूत भागे, किसी भी तरह से समस्या का हल करना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। मतलब इस कहावत के द्वारा ये बताते हैं हमको कि अगर कोई भी तकलीफ़ या परेशानी मुश्किल है, अगर उसका सरल उपाय नहीं हो रहा है, हमें किसी व्यक्ति को सुधारना है तो हमें क्या करना होगा, शिक्षात्मक जो है रवैया, मतलब कड़े से कड़ा रवैया भी उसके ऊपर आजमाना होगा, तभी इस कहावत को पूर्ण कर सकते हैं, मार के पीछे भूत भागे। तीसरा देखेंगे, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मतलब इसका होगा अर्थ, छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। तो वाक्य इस प्रकार होगा, एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस कहावत का यह अर्थ निकलेगा कि अगर आपको किसी ने एक बार धोखा दिया है और उसके बाद भी व्यक्ति वही चीज़ आपके साथ दोहराना चाहे तो आप पहले से ही सतर्क हो चुके होते हो, इसलिए दोबारा वह चीज़ दोहराई नहीं जाती। यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने आपसे झूठ बोलकर एक बार पैसे लिए हैं और बाद में उसे फिर ज़रूरत पड़ती है, वो फिर से आपके पास झूठ बोलकर पैसे लेने आता है, लेकिन आपको सारी बात पता चल चुकी होती है, तो आप उसे दोबारा पैसे नहीं दोगे क्योंकि उसने आपको पहले के पैसे अभी तक लौटाए नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पर्यायवाची शब्द हैं जो इस प्रकार है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सुबह, प्रातः, भोर, सवेरा, शाम, सांझ, सायकाल,
ठीक है। संध्या, दल, झुंड, समूह, कमजोर, दुर्बल, मकान, पांचवा उसका आएगा घर, गृह, निवास। छठा आग्रह तो होगा अनुरोध। सातवां तन्मय मतलब तल्लीन, उस चीज़ में खो जाना, है ना। फिर इसके बाद आठवां है विकल तो उसका आएगा व्याकुल। नौवां हर्ष तो जिसका आएगा नुकसान। 10वां हैजा जिसका आएगा कॉलेरा। 11वां पखेरु जिसका आएगा पक्षी। 12वां खचड़ा जिसका आएगा मूर्ख। 13वां बुझना जिसका आएगा समझना। 14वां है डैना जिसका आएगा पंख। तो ये ही हुए आपके पर्यायवाची शब्द जिसे हम समानार्थी भी कहेंगे, इंग्लिश में इसे हम सिमिलर वर्ड कहेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा है यहाँ पर निबंध विभाग। तो जैसे पहले मैंने आपको 3 से 4 निबंध करवा दिए हैं। एक दीपावली है, दूसरा होली आई रे, तीसरा बस स्टैंड पर आधा घंटा, और चौथा था यदि परीक्षा न होती। अब हम यहाँ पर जो 5वां है निबंध देखेंगे, मेरा देश। तो मेरा देश निबंध है। लिखने से पहले हमें किन किन शब्दों को ध्यान में रखना है, शुरुआत कैसे करनी है, बीच में इसको दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, तीसरे पैराग्राफ में क्या लिखना है, और चौथे पैराग्राफ में और 5वें या छठे पैराग्राफ में हमें उसे पूर्ण करना है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं हमें उन शब्दों से वाक्यों को बनाना है। निबंध में हम कहावत और मुहावरों का भी जोरदार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि निबंध बहुत रोचक और मज़ेदार बन जाता है। निबंध है जो हमें अपने विचार जो हैं वह प्रकट करने की एक माध्यम है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा देश मतलब देश का हमें परिचय देना है। उसके बाद प्राकृतिक शोभा, जो प्राकृतिक शोभा है, जो कुदरती चीज़ें हैं उनके बारे में। फिर देश का जो इतिहास है उसके बारे में। उसके बाद देश की जो सभ्यता है हमें उसके बारे में लिखना है। और फिर देश की जो संस्कृति है हमारी, हमें उसके बारे में लिखना है। और हमारे देश में कौन कौन से महापुरुष, महाकवि, महालेखक जो हो गए हैं हमें उनके बारे में लिखना है। उसके बाद दर्शनीय स्थान मतलब देखने लायक जो जगहें हैं वह, देश की उज्जवल भविष्य कैसा है, हमारे देश का उज्जवल भविष्य, और उसे और अच्छा उज्जवल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं वह। तो यहाँ पर यह जो निबंध के ये जो मुद्दे हैं, जो शब्द दिए हैं, हमें इनको देखने में रख के निबंध बनाना है। अब हम पहले में निबंध का जो पहला है पैराग्राफ उसे हम किस प्रकार लिखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं। पहला पैराग्राफ है, मेरा भारत मेरा देश है। मतलब आप जिस देश में रहते हो आपको उसका नाम लिखना है। मैं भारत में रहती हूँ इसलिए मैं भारत देश के बारे में लिखूँगी। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर देखने जाओ तो एशिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है उसके जो दक्षिण भाग में हम यह भारत देश है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और यहाँ पर जो राजा दुष्यंत और रानी जो शकुंतला थी उनके पुत्र जो प्रतापी बहुत तेजस्वी और वीर थे, जिनका पुत्र का नाम था भरत। तो हमारे देश का नाम भी उनके पुत्र के नाम पर से रखा गया है। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं और इसको हम दूसरा हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। मतलब जब हमारे देश में अंग्रेज शासन थे, अंग्रेज जब शासन करते थे, राज करते थे, तब हमारे देश का नाम
इंडिया मतलब बहुत जाना गया इंडिया नाम से, और इसीलिए पूरे दुनिया में जो हमारे देश का लोकतंत्र है, तांत्रिक जो राष्ट्रीय के नाम से देश जाना जाता है। इसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, भारत के उत्तर में गिरिराज हिमालय सिर उठा ऊंचा किए खड़ा है। मतलब भारत के जो उत्तर भाग में है हमारा जो हिमालय पर्वत है वह सर उठा के मतलब सबसे ऊंचा पर्वत खड़ा है। देश के दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर है। अगर देखने चाहें तो दक्षिण भाग में हिंद महासागर है, और पश्चिम विभाग में जो पश्चिम दिशा है वहाँ पर क्या है, अरब महासागर है। पूर्व में बांग्लादेश व ब्रह्मदेश है। मतलब पूर्व दिशा में देखने जाए तो बांग्लादेश और ब्रह्मदेश है। तो हमारे देश की चारों दिशाओं में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि चीज़ें क्या, अगर देखने चाहे तो एक तरफ हिमालय पर्वत विराजमान है, दक्षिण में मतलब नदियां हैं जो महासागर हैं बड़े बड़े, ठीक है। पश्चिम में भी है महासागर, दक्षिण और पश्चिम में जो है महासागर हैं बड़े बड़े। और पूर्व दिशा में हम देखें तो बांग्लादेश जैसे ब्रह्मदेश बड़ा सा है। उसके यहाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कावेरी, नर्मदा, ये जो सारी नदियाँ हैं आदि हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। ये सारी जो नदियाँ हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय मानी जाती हैं। इन नदियों के कारण ही हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। अगर देखने जाएं तो इन नदियों में भरपूर मात्रा में पानी रहता है, जिसके वजह से हमारे देश की जो धरती है वह कैसी है, उपजाऊ है। हमारे देश में तरह तरह की फसलें होती हैं। सभी जो देश की जो धरती है हरियाली से हरी भरी रहती है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इसकी प्राकृतिक शोभा बहुत रमणीय है। अगर देखने जाए तो कश्मीर एक स्वर्ग के समान है हमारे देश में, और इसके जो आसपास का जो माहौल जो वातावरण है वो प्राकृतिक शोभा है, बहुत ही खूबसूरत है और देखने लायक है। तीसरे पैराग्राफ में हम लिखेंगे अब, भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। अगर देखने जाए तो भारत बहुत पुराना देश है। प्राचीन संस्कृति में भी भारत देश का नाम हमें उल्लेखनीय है, देखने को मिलता है। यह सुसंस्कृत और सभ्य बनने वाला दुनिया का सर्वप्रथम देश है। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर, अव्वल नंबर पर है। यहाँ की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है। अगर देखें तो हमारी जो यहाँ की जो संस्कृति है वह बहुत पुरानी है, प्राचीन काल से चली आ रही है और समृद्ध है, मतलब बहुत फैली है। देश के हर विभाग में, हर कोने कोने में सभ्यता और संस्कृति की देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया में सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं, वे भी एक दूसरे से मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली जाती है और हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। भारत के वेद दुनिया के आदि ग्रंथ माने जाते हैं। अगर भारत में जो जितने भी वेद हैं वे दुनिया में जो है ना आदि, मतलब बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भारत में आपको देखने को मिलते हैं और उन ग्रंथों को दुनिया के लोग मानते भी हैं। रामायण और महाभारत हमारे देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं। अगर देखें तो रामायण, जिसमें हिंदू शास्त्र, हिंदू समाज में रामायण भगवान राम और उन दशरथ पुत्र की जो कहानी है
सीता मैया की, वह उसका उल्लेख किया गया है पूरे विवरण के साथ खुलकर। और महाभारत है जिसमें 5 पांडव और कौरवों के बीच की पूरी कहानी है, इसीलिए वह क्या है, महाकाव्य भी है और पूरी दुनिया में विख्यात मतलब जाना जाता है, सुप्रसिद्ध है। भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में सदैव आगे रहा है। अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश है वह शिक्षा, ज्ञान में, कला में, व्यापार में मतलब धंधे में और संस्कृति में, जो हमारी यहाँ की संस्कृति जो परंपराएं हैं, इन सभी क्षेत्र में भारत हमेशा सभी राष्ट्रीय और दुनिया भर में आगे है। यहाँ के लोग आस्तिक, मेहनती तथा ईमानदार हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही ईमानदार हैं। यहाँ पर हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है वह पूर्ण होता है। अब हम चौथे पैराग्राफ में क्या लिखेंगे वह देखेंगे। मेरा देश राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, शिवाजी, राणा प्रताप, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जन्मभूमि है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी बड़े महान संत, साधु और जितने भी देवी देवता हैं, सबका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में हुआ है। इस देश में दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तथा अहल्याबाई जैसी अनेक वीरांगनाएं भी हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी जो स्त्री है, जो महिला है, वह दुनिया में सबसे ज़्यादा उन्होंने जितने में वीरतापूर्ण कार्य किए हैं उनका भी जन्म भारत देश में ही हुआ है। इसीलिए भारत को पूरी दुनिया में महान देश में माना जाता है, जहाँ पर देवताओं, महापुरुषों और वीरों ने जन्म लिया है। अब हम यहाँ पर छठे पैराग्राफ में देखेंगे जो आखिरी है। भारत अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा शिल्प कलाएँ देखने को मिलती है। अजंता इलोरा की जो गुफाएं हैं, अजंता एवं इलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार आदि यहाँ के देखने लायक स्थान हैं। अगर मैंने जैसे आपको बताया है अजंता की जो गुफाएं हैं जहाँ पे शिल्प और नक्शी काम बहुत ही खूबसूरती से किया गया है, इसी प्रकार इलोरा की गुफा में है जहाँ पर बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो प्राचीन काल की हैं वह हमें देखने को मिलती हैं। ताजमहल जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा आगरा में स्थित है और वह संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, जहाँ पर उसे बनवाने वाले शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। वह एक प्रेम का प्रतीक है। इसी तरह कुतुब मीनार जो है वह भी आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, जो बड़े बड़े शिल्प काम हैं वह भी भारत देश में हुए हैं। आज भी उसके नमूने जो जगहें हैं वह देखने को मिलती हैं। आदि यहाँ के देखने लायक स्थान हैं और ये सारी जो जगहें हैं बहुत देखने लायक जगहें हैं। शिमला, नैनीताल, महाबलेश्वर, माथेरान तथा उटकमंड आदि यहाँ के प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं, जहाँ पर ठंडी पड़ती है, जहाँ पर 12 महीने मौसम एक जैसा रहता है, जहाँ पर चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, जहाँ से शीत हवाएं बहती हैं। ऐसे जो ये पर्वतीय स्थान के नाम हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली है। तो भारत का जो दिल है वह दिल्ली है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु आदि यहाँ के औद्योगिक व समृद्ध महानगर हैं। तो यहाँ पर जो देखा जाए उद्योग के क्षेत्र में भी, तो इन जगहों पे सबसे ज़्यादा औद्योगिक कार्य होते हैं। इसीलिए यह जो शहर है वह जो क्या है एकदम समृद्ध और महानगर है, मतलब बहुत बड़े
क्षेत्र में फैले हुए हैं, बहुत वहाँ की जो जनसंख्या है अधिक प्रमाण में रहती है। तो आगे हम देखेंगे आखिरी पैराग्राफ। हमारे देश में लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा, इसके कारण यह देश पिछड़ गया था। 1947 में आज़ाद होने के बाद यह लगातार आगे बढ़ता रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा देश पहले गुलामी की जंजीरों में था, जैसे अंग्रेज शासन था, इसीलिए हमारा देश पिछड़ा था, मतलब और देशों से वह पीछे था। जब हमारा देश 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से हमारा देश ने धीरे धीरे तरक्की करना शुरू कर दिया। अब तो भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। जो भारत है वह एक परमाणु और संपन्न एक बाहुबली देश बन गया है। भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मेरा भारत मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जय भारत, वंदे मातरम। तो यहाँ पर हम देखें हमारे भारत का जो भविष्य है वह उज्जवल है, मतलब एकदम साफ सूरज की किरणों की तरह फैला हुआ है, और मुझे मेरा देश अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तो विद्यार्थी मित्र, यहाँ पर आपका जो ग्रामर विभाग है और जो निबंध विभाग है, जो विभाग डी है, वह भी पूर्ण होता है। और आपको जो कहानी लेखन है, जैसे कि मैं आपको करवा चुकी हूँ कि आपको कहानी जो लिखनी है वह और पत्र लेखन, तो आपको वह एक दूसरे के और में आएगा। तो आप दोनों में से चाहे कहानी लिखो या पत्र लेखन लिख सकते हो। तो यह आपका परीक्षा के लिए रिवीजन है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।